पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 20 से ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर पार्टनरशिप नहीं रहेगी, फिर उसे कंपनी ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हर बंदे को, बंदा किसी से पूछे जी कंपनी कब बनती, तो आप कहेंगे 20 से ज्यादा बंदे हो तो कंपनी बनेगी, 20 से कम हो तो कंपनी बनेगी नहीं। नहीं, कंपनी एक बंदा भी बना सकता है, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप पार्टनरशिप में जाते हो या कंपनी में जाते हो। लेकिन पार्टनरशिप की लिमिटेशन क्या है कि 20 से ऊपर पार्टनर नहीं हो सकते, 20 से ऊपर जाएंगे तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट बच्चों? अब इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो ये है कि देखो, एक तो ये है कि आपको सारे काम लेकर चलने पड़ेंगे, और मसला ये है कि आप को ओन करेंगे इस कंपनी को। क्या करेंगे? को ओन का मतलब ये है कि आप सब मिलकर इस कंपनी को चलाएंगे। राइट जी? और को ओनरशिप में ये होगा कि पार्टीज एग्री होंगी, पार्टीज एग्री होंगी। ज्यादा बेहतर आइडियल ये है कि वो एक राइटिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें। राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। अच्छा, अगर नहीं भी लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट तब भी हो जाएगा। लेकिन वो आपस में क्या शेयर करेंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी? नफा नुकसान आपस में, और काम भी मिलके करेंगे। राइट बच्चों? तो एग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी, वो मिलके काम चलाएंगे, और पार्टनरशिप को कोई पर्टिकुलर नाम भी देंगे। राइट बच्चों? फाइनेंशियल एसेट्स, स्किल्स, टैलेंट, ये सब एक जगह पूल अप कर लिए जाएंगे। सब लोगों की कुछ जिम्मेदारियां लगा दी जाएंगी, ड्यूटीज लगा दी जाएंगी, ये काम करने हैं, और ये आपका कंपनसेशन हो। हाँ, सैलरी भी हो सकती है किसी पार्टनर की। जैसे अगर हम तीन लोग जॉब करते हैं और एक बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दोस्त से कहते हैं यार तू जॉब छोड़ दे, एक बंदा तो कारोबार को देखे। लेकिन जो जॉब छोड़ेगा उसे क्या देनी पड़ेगी? उसे सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो डबल नुकसान में जा रहा है। क्या हाल है बच्चों? और इसी के मुताबिक फिर क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, इसके प्रोसीजर, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। जब भी मुआहदा किया जाता है उसमें ये नहीं सिर्फ लिखा जाता कारोबार ऐसे चलेगा, ये काम करेंगे, ये मुनाफा होगा। कारोबार को फिनिश जब होता है, वाइंड अप होता है, तो उसके अंदर किसी बंदे के एग्जिट करने की जो टर्म्स होती है वो भी लिखी जाती है। क्या हाल है वो? अच्छा, अब यह है कि ए लिमिटेड पार्टनरशिप इज एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर। अच्छा, अब पार्टनरशिप की तीन इकसाम है बच्चों। पार्टनरशिप की तीन इकसाम है, पढ़ेंगे हम तीन इकसाम, लेकिन जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो जनरल पार्टनरशिप के जो आम होती है। असल में एक पार्टनरशिप होती है, उसका नाम हम रखते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या बच्चों? और एक होती है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तीन तरह की होती है। कितनी पार्टनरशिप होती है बच्चों? तीन तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप। हमारी किताब में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं वो जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर तमाम शेयर होल्ड, तमाम पार्टनर्स काम करने और पैसा लगाने के जिम्मेदार होते हैं, और नफे नुकसान के भी जिम्मेदार होते हैं, यानी सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में जिम्मेदार। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, या लिमिटेड पार्टनरशिप में दो तरह के पार्टनर हैं। एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। क्या मतलब? एक पार्टनर वो होगा जो कारोबार चला रहा है, सारे फैसले वो कर रहा है। तो जो कारोबार चला रहा है, फैसले कर रहा है, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों का मुकम्मल जिम्मेदार है। और दूसरा पार्टनर कौन सा होगा? लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो होगा जो सिर्फ पैसा देगा ना, उसका नुकसान हो सकता है, बाकी वो किसी चीज का जिम्मेदार नहीं। हाँ, प्रॉफिट तो लेगा, प्रॉफिट तो लेगा, लेकिन नुकसान सिर्फ उतने का होगा जितना उससे पैसा, नफा नुकसान दोनों होंगे, लेकिन होंगे कितने में? जितना उसने शेयर दिया उसके अंदर अंदर नफा नुकसान, जितना उसने शेयर दिया है
उसके अंदर के नफा नुकसान को जिम्मेदार है, उसके अलावा जितना नुकसान पार्टनरशिप में हो जाए उसको जिम्मेदार नहीं है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, हफीज भट्ट साहब उनका नाम है, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। तो उनकी एक रियल एस्टेट फर्म, उस रियल एस्टेट फर्म में कई लोग दिन पार्टनर बनते हैं और निकलते रहते हैं। मिसाल के तौर पे वो अक्सर करते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं। किसी एक प्रॉपर्टी के लिए वो किसी एक बंदे के पास जाते हैं और उससे जाके कहते हैं कि यार वो फलां घर खरीदना है, तो तू पैसे डालेगा बीच में? कहता है हाँ मैं डाल दूंगा पैसे। कितने का है? 1 करोड़ का। कितने पैसे? 50 लाख में दे दूंगा। अब उसने कितना दे दिया बच्चों? 50 लाख उसने दे दिया। अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ किसका होगा? 50 लाख का। जिस जिस प्रॉपर्टी में उसने लिमिटेड हिस्सा डाला है वो, बट रियल स्टेट का नहीं पार्टनर है, वो पार्टनर है सिर्फ एक प्रॉपर्टी का। उसमें नुकसान हुआ तो कितने में से भरेगा वो? इसी 50 लाख में से देगा वो, जितना हो जाए। 50 लगाया 48 वापिस मिल जाएंगे, वर्स्ट केस 40 मिल जाए, यही है। लेकिन वैसे उन्होंने को 8-10 प्रॉपर्टीज में नुकसान कर लिया है, तो क्या इसका जिम्मेदार भी लिमिटेड पार्टनर होगा? नहीं, उसने तो एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए आपके साथ पार्टनरशिप की है। तो उसके अंदर जो पैसा लगा है उसके अंदर अंदर का नुकसान हो जाए उस पैसे में से तो हो जाए, बाकी पूरे कारोबार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस पार्टनरशिप के लिए शर्त है, कम से कम एक लिमिटेड पार्टनर होना चाहिए और कम से कम एक, ज्यादा दोनों हो सकते हैं। फर्ज करें एक अनलिमिटेड है, 15 लिमिटेड पार्टनर है, ठीक है। 15 अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड है, दोनों में से एक पार्टनर, ये वाला वो वाला, एक कम से कम। भाई दो तरह के होंगे तो बात बनेगी ना। क्या हाल है? बात समझ आती है? लेकिन जो तीसरी पार्टनरशिप है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको कहते हैं LLP। इसका बकायदा एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल होके अथॉरिटी को जाके जमा करवा कर आना पड़ता है और वो अप्रूव करते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें जितने भी पार्टनर होंगे, अगर नुकसान हुआ तो जो पैसा उन्होंने कारोबार में लगाया है सिर्फ उसका नुकसान होगा। उनको घर, गाड़ी, मकान अपना बेचना नहीं पड़ेगा। फर्ज करें तीनों पार्टनर ने 50-50 लाख रुपए लगाया, कारोबार में नुकसान हो गया तो इस 50-50 लाख में से ही भरेंगे, बाकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी कोई नहीं। लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट समझते हैं? लिमिटेड कंपनी में लेन देन की जिम्मेदार कंपनी है, हम जिम्मेदार, हम चला रहे हैं, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो कौन भरेगी? कंपनी, हम नहीं भरेंगे। यानी कि लिमिटेड कंपनी में आप किसी शेयर होल्डर को रास्ते में जाते हुए रोक नहीं सकते, चलो तू मेरा नुकसान कितना पैसे कर। ना पुलिस रोक सकती है ना अदालत। क्यों? वो कहेगा मैं, लिमिटेड कंपनी है मेरी, आप कंपनी से जाके ले लो, उसके ऑफिस जाओ, जाके पैसा ले लो। वो कहेगा कंपनी बंद होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं, कंपनी अलग चीज है, मैं अलग हूँ। कैसे? भाई फर्ज करें इस बच्चे ने 500 शेयर खरीद लिया नेस्ले का, तो नेस्ले के हर लेन देन का ये जिम्मेदार है? नहीं। सिर्फ अगर अगर नेस्ले अल्लाह ना करे डूब गया तो कौन से पैसे डूबेंगे? जो शेयर्स के। इसी तरह यहाँ पे अगर LLP डूब गई तो पैसे कौन से डूबेंगे? जो इन्वेस्ट किए हुए। बाकी ना घर पे कोई क्लेम कर सकता है ना बंदे पे क्लेम कर सकता है, क्योंकि इसके हर कागज जिस पर ट्रांजैक्शन हो रही है ऊपर नाम लिखा हुआ। आंखें खोल के पढ़ो, LLP। हर ट्रांजैक्शन करने वाला इनवॉइस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे जो जो कुछ है हर एक के ऊपर वाज़ह लिखा हुआ है LLP कि ये LLP है। लिहाजा LLP में लेन देन LLP से होगा, पार्टनर से नहीं होगा। तो इसका हिसाब ये तकरीबन क्या बन जाएगी? ये तकरीबन कंपनी, सिर्फ फर्क क्या है? ये पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी है और LLP का मतलब क्या है? सब पार्टनर्स का कारोबार बंद हो जाए, ठप हो जाए, कौन सा पैसा डूबेगा? जो इन्वेस्ट किया हुआ। बाकी उनके पर्सन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट बच्चों? लेकिन लिमिटेड में दो अलग अलग लोग हैं। एक वो है जिनको पूरा नुकसान भरना पड़ेगा, जिनको भरना पड़ेगा अनलिमिटेड, और लिमिटेड वाले को
उसका जो पैसा लगा उसमें जो नुकसान है निकाल के उसके पैसे वापस कर दो। राइट बच्चों। और जनरल पार्टनरशिप में हर एक का क्या है, सारे पार्टनर अनलिमिटेड हद तक जिम्मेदार हैं लेन देन के। अगर कारोबार ठप हो गया और सप्लायर के पैसे भी देने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को अपने मकान गाड़ियां बेच के पैसे पूरे करने पड़ेंगे, चूंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी। सही होगी बात बच्चों, बात समझ आती है जी। तो जनरल पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी क्या है, अगर कारोबार बंद हो गया और पैसे लोगों के देने हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बेचो जो मर्जी करो पूरा करना पड़ेगा। और अगर लिमिटेड पार्टनरशिप बंद हो गई तो नुकसान सारा कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। और कौन सा पार्टनर बढ़ेगा, अनलिमिटेड वाला। लिमिटेड वाला कहेगा मैंने तो एक ट्रांजैक्शन के लिए पैसे दिए थे, मेरे ये पैसे इतने काटने काटो बाकी वापस करोगे। और अगर लिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी पार्टनरशिप हुई तो फिर हर एक के पास जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, और कितनी है, जितने पैसे उसमें लगेंगे। राइट बच्चों। जी बेटा कुछ कहना चाह रही हैं आप। हम्म, तो करते हैं लोग काम पैकेजेस के साथ, नेस्ले के साथ, उनकी इनवॉइस पे लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी करते हैं, लोग करते हैं। कंपनी का अपना नाम तो है ना इतना बड़ा। नहीं 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 नहीं, उसका क्या पैसा नहीं, जिसने सप्लाई मटेरियल वगैरह दिया उसका पैसा गया। लेकिन बात ये ना कि बाज का इंसानों से ज्यादा कंपनियां, इंसानों से ज्यादा बिजनेस के नाम होते हैं, इंसानों से ज्यादा बिजनेस के नाम होते हैं। कोको कोला का बजट पाकिस्तान के बजट से क्या है, ज्यादा है, पाकिस्तान मूल के बजट से पड़ा, अंदाजा करो। तो लिहाजा लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखो इंडिया टूट गया 1947 में, पाकिस्तान टूट गया 1971 में। राइट जी, टूट गए मुल्क, टूट गए ना। अच्छा जरा गौर करना कि कोको कोला बनी है 1886 में, आज तक उसका कुछ नहीं टूटा। इसलिए बाजुकात कारोबार इतनी बड़ी एंटिटी बन जाते हैं कि बंदे की भी कोई हैसियत नहीं, तो इसलिए लोग उस पर एतबार करते हैं। निषाद पब्लिक लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने हुंडई इंट्रोड्यूस कराई है। आपका निषाद का कपड़ा बड़ा काम का है ना बच्चों, तो लोग डील करते हैं उसके साथ, क्यों नहीं करते। अच्छा बच्चों, और सवाल, ये सब पब्लिक लिमिटेड जी बेटे, और कोई सवाल यहाँ को बच्चा पूछ रहा था। अच्छा बच्चों चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मुकम्मल करते हैं। इसके दो पैराग्राफ रह गए थे। एक ये कहता है ए लिमिटेड पार्टनर हैज एट लीस्ट वन जनरल पार्टनर। अगर लिमिटेड पार्टनरशिप बनानी है तो कम से कम एक जनरल पार्टनर होना जरूरी है। अज्यूम अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड एट लीस्ट वन, एक लिमिटेड होना चाहिए और एक अनलिमिटेड, दोनों होने चाहिए। क्या हाल है बच्चों, यानी एक जनरल पार्टनर और एक लिमिटेड, दो कम दोनों कैटेगरी के होने चाहिए। और इसके अंदर क्या होगा, हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज हर इन्वेस्टर, वो क्या कहलाएगा, ठीक है। और उसका रिस्क सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट तक होगा जितना कि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जबकि जनरल पार्टनर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिस्क ऑफ लॉस, तो उसको लॉस सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी पढ़ लोगे। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वेयर जनरल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पार्टनर्स आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट एंड, यहाँ कोई भी पार्टनर डेट और लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि चूंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमेशा जर्नल पार्टनरशिप के रेफरेंस से लिखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा होती ही जर्नल है। एलएलपी कितनी को होती है, सुनने में भी नहीं आती कभी, इसलिए तो आप हैरान हो रहे हैं। तो जर्नल पार्टनरशिप के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी आसान है। क्यों, आम तौर पे देखिए डॉक्टर्स जो है वो हॉस्पिटल खोल लेते हैं पार्टनरशिप में। कैसे, फर्ज करें ने ये न्यूरोलॉजिस्ट है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो तीनों चारों डॉक्टर मिलके कहते हैं यार हमारे तो सारे शोबे पूरे हैं,
तो हम एक बिल्डिंग लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक टैक्स कंसल्टेंट है, एक ऑडिट कंसल्टेंट है, एक फिजिबिलिटी कंसल्टेंट है, एक आईटी एक्सपर्ट है। तो सारे कहते हैं यार हमारे भी शोबे पूरे हैं, हम पूरी एक ऑडिट फर्म बना लेते हैं। तो पार्टनरशिप में हमेशा ये होता है कि डिफरेंट स्किल्स के लोग आपस में मिलते हैं और पार्टनरशिप बना लेते हैं। लिहाजा उसको फॉर्म करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसके अंदर फंड्स की अवेलेबिलिटी कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप आसान होगी। क्यों? वहां अकेला बंदा है ना, तो एक सोर्सेज होंगे, और यहाँ तीन पार्टनर है तो तीन सोर्सेज होंगे। लिहाजा इस पे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और इनका नॉलेज भी आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। कि फर्ज करो एक कार्डिक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसे लगा यार सात बंदे का दिमाग भी खराब हो रहा है, तो साथ ही दोस्त को कहेगा यार मैंने तो दिल छेड़ा, इसको तो हार्ट भी जा रहा है, जल्दी आ जा। तो सारे मिलके क्या कर सकते हैं, बंदे को फिट कर सकते हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? सात नफ्रोलॉजिस्ट को बुला लेंगे, यार ब्लड प्रेशर जा रहा है बंदे का, आजा तू भी आजा। तो सारे मिलके क्या करेंगे आखिरी वक्त में, सॉरी आई मीन से उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, आगे आगे क्या, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये आ जाएगी कि आपके पास चूंकि नॉलेज एक फील्ड का नहीं होगा, आपके पास मुख्तलिफ फील्ड का नॉलेज हो जाएगा। तो आपके लिए फैसले में थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन हो सकेगा, थिंकिंग डे टू डे ऑपरेशन में बेटर हो सकेगी। और बच्चों लेस रेगुलेटरी कंट्रोल है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसके लिए भी कवानीन बहुत थोड़े हैं। सिर्फ एक एलएलपी है जिसके कवानीन ज्यादा है, लेकिन बाकी पार्टनरशिप में कोई ज्यादा कवानीन नहीं। राइट बच्चों? लेकिन जनरल पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। अगर आपने लोगों का नुकसान कर दिया तो क्या होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। कि फर्ज करो आपने हॉस्पिटल पार्टनरशिप में खोला है और किसी बंदे की टांग काट दी गलत, वो चला गया कोर्ट में, तो पैसे सबको भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं एलएलपी से, तो फिर वो केस बंदे के खिलाफ ना करता, एलएलपी के खिलाफ करता। क्या हाल है? तो फिर क्या करते हो, फिर कंपनी पैसा देगी, हम पैसा नहीं देंगे। होगा तो दे देगी, नहीं होगी बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ। देखिए बच्चों, दुनिया में हर चीज शेयर करनी बड़ी मुश्किल है, आप सब बच्चे जानते हैं। लगता बहुत अच्छा है कि हम सब पार्टनर ने मिलके 1 करोड़ रुपया कमाया, एक साल में 1 करोड़ कमाया हमने। लेकिन 5 पार्टनर होंगे तो किससे कितना आएगा, तो फिर आप कहेंगे यार तनख्वाह से भी कम है। क्या हाल है? तकसीम करना हमेशा क्या होता है, मुश्किल होता है। आपने देखा नहीं सास और बहू की लड़ाई क्यों होती है? हाँ, कि एक मर्द होता है, उसने तकसीम करना होता है आपस, ठीक है नहीं? तो माँ कहती ज्यादा हिस्सा मेरा चूंकि मेरा बेटा है, और बीवी क्या कहती है, ज्यादा हिस्सा मेरा चूंकि मेरा शौहर है। यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तकसीम करना हमेशा मुश्किल काम है बच्चों, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकती है। जब भी दो बंदे कारोबार करेंगे तो राय एक जैसी थोड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं राय में क्या हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। और जहां इख्तलाफ हो जाएगा नॉलेज डाइवर्सिटी पार्टनरशिप में, तो फैसले स्लो हो जाएंगे ना फिर। और सबसे बड़ा मसला है कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब खत्म करना। अगर कोई पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो जाए, हिसाब कैसे करेंगे? अगर किसी का वीजा लग गया किसी अच्छे मुल्क का, वहां जा रहा है, तो क्या करेंगे? मुश्किल हो जाएगी ना बच्चों। तो इसमें ये जो इसका सेपरेशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्या ख्याल है बच्चों? कोई 50% किसी का स्टेक था वो विड्रॉ कर लेता है, तो पार्टनरशिप तो टूट गई। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई? जैसे ये सीए के कॉलेज हैं, अक्सर पार्टनरशिप में ज्यादा बड़ा पार्टनर वो होता है जिसकी जगह अपनी होती है। तो जिसकी जगह वो कल के नहीं भाई मैंने नहीं, जाओ उठाओ सामान उठाओ, तो पानी क्या हो रही है, खत्म हो गई। क्या हाल है बच्चों, है क्या नहीं? अच्छा बच्चों, यहां तक क्या आगे हमारी पार्टनरशिप। अब चलते हैं किस तरफ, लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन। अब लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन जो है ना, वो ये है कि आप कहते हैं मेन फीचर ऑफ लिमिटेड कंपनी इज द सेपरेशन ऑफ लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है,
अब हम आगे चले गए और अगला टॉपिक पकड़ लिया हमने। ठीक है, पार्टनरशिप अंडरस्टैंड हो गई? कोई सवाल तो नहीं जी बेटी? बात अगर कोई लॉस होता है तो जैसे कि मैं पार्टनर नहीं बनाई होती है, हम्म। लेकिन वो कंपनी बनती है तो एक्चुअली वो कंपनी की पार्टनर नहीं है, तो वो जो नुकसान है वो देगा कौन? वो कंपनी के एसेट्स से बियर किया जाएगा, कंपनी के एसेट्स को बेच के पूरा करना। और अगर अगर फिर भी पूरा ना हो तो जितना पूरा हो सका हो गया, जो रह गया तो रह गया। ये चीज है ना कि जब भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बंद होती है तो तो बहुत सारे लोगों को पैसे देने होते हैं उसमें। तो फिर वो क्या करते हैं, पूरी कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं और जितने जितने किसी के हिस्से आते हैं दे के फारिग कर देते हैं। मजबूरी ही क्या हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह डील करें। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये वर्स्ट केस में तो फिर नहीं होता ना। हाँ तो है पार्टनर, अब अगर भरना है तो भरना चाहिए। नहीं, असल में आप यूं समझिए कि इसमें होता ये है कि आप आप अपना पैसा जो है, देखिए ये असल में फॉर्मेट इसलिए बनाया गया है, आप समझे नहीं, आप सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं। असल में मेरे नजदीक ये फॉर्मेट इसलिए बनाया गया है कि बिजनेसमैन रिस्की डिसीजन लेता ही नहीं था। कोई रिस्की कारोबार था वो प्राइवेट कारोबार करने वाले तैयार ही नहीं थे। इस तरह फिर कारोबारी दुनिया में रिस्की फैसले, सिर्फ रिस्की कारोबार सिर्फ हुकूमत कर रही थी। इसलिए उन्हें शेल्टर की जरूरत थी, उन्हें शील्ड की जरूरत थी कि अगर उनसे गलती हो जाए तो उनका घर बार तो ना छीन रहे, वो भी तो इंसान है। लिहाजा कंपनी के स्टेक में से आप ले सकते हैं जितना ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है। और अगर उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा किया तो फिर तो केस उन पे लॉन्च होते रहते हैं, फिर पकड़े जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इंटेंशनल ना हो गया लॉस तो हो जाता है, क्या करे बंदा, जानबूझ के तो नहीं किया। साथ अटैच होता है लिमिटेड पार्टनर, उसको पता भी तो होता है ना कि ये एलएलपी जी नहीं नहीं, वो उसको भी पता है, और जिस बंदे ने ट्रांजैक्शन की उस कंपनी के साथ, उसकी इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है, बिल के ऊपर, कि ये एलएलपी है, तो लिहाजा आपको पहले बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया रिस्क और रिवार्ड। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये जो सेपरेशन ऑफ लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर है, ये क्या है? असल में कभी आप नेस्ले को देखें ना, तो नेस्ले को चलाते हैं वो डायरेक्टर्स, और उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर। और वो कहाँ है? वो घरों में बैठे हैं, उनको तो उस कारोबार का पता भी कोई नहीं है। क्या हाल है? बल्कि इससे भी बड़ी बात कर लेते हैं, ब्रिटिश एयरवेज। तो ब्रिटिश एयरवेज क्या करती है? जहाज उड़ाती है। लेकिन उसके जो शेयर होल्डर है उन्हें जहाज उड़ाना आता है? नहीं। क्या वो उसका कोई फैसला कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑनर जो है वो लीगल एंटिटी से क्या कर दिया गया है? सेपरेट कर दिया गया। मालिक अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी की अलग एक शख्सियत है पूरी, और उस शख्सियत का ये आलम है कि कंपनी जमीन खरीद सकती है, कंपनी बिल्डिंग खरीद सकती है, और कोई इंसान कह सकता है कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नेस्ले के साथ। अब नेस्ले बंदा तो नहीं है। इवन किसी कोर्ट में कहा जा सकता है नेस्ले को कोर्ट में बुलाओ, तो क्या होगा? नेस्ले की बिल्डिंग चलती आ रही है? नहीं। क्या होगा? उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर आएगा। राइट बच्चों? यानी उसकी हैसियत ये है कि वो कोर्ट में उसके ऊपर केस किया जा सकता है, वो जमीन खरीद सकते हैं, वो मुआहदा कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तरह से हमने उसे पूरी एक विर्चुअल एंटिटी बना दिया है, शख्सियत बना दी है। राइट बच्चों? क्या बना दिया है? शख्सियत बना दिया। तो लिहाजा मालिक अलग है और कंपनी अलग है। कहता है ऑल ओनर ऑफ द कंपनी है, शुक्र अल्लाह का, शेयर्स खरीदने वालों को नुकसान भी भरना पड़ता है। क्या हाल है बच्चों? एंड देन इफ द कंपनी कैप्स, अगर कंपनी अल्लाह ना करे क्लैप्स कर गई, दे कैन नॉट फेस यूज पर्सनल फंड टू पे, उन्हें अपने पर्सनल फंड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं उसके कर्जे उतारने के लिए। राइट बच्चों? द ओनली लॉस अमाउंट दैट दे ओरिजिनली इन्वेस्टेड, उनका नुकसान सिर्फ ये होगा कि वो शेयर डूब जाएंगे तो इन्वेस्ट किए, बाकी कुछ नहीं होगा। एक कंपनी इज आल्सो नोन एज कॉरपोरेशन, इसका इसको हम कॉरपोरेशन भी कह देते हैं एज ए लीगल एंटिटी, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कल भी हमने कॉरपोरेशन का वर्ड यूज किया था, याद है आपको? तो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कॉरपोरेशन भी कह देते हैं। पब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका शेयर आम लोगों में बिका होता है और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको पब्लिक लिमिटेड
कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके शेयर 5-7 लोगों के पास हो, फिर हम उसे पब्लिक लिमिटेड नहीं, फिर हम उसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। चंद एक लोगों के पास शेयर्स हों और उन्होंने पार्टनरशिप नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, तो उसका नाम क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी चंद लोगों की प्राइवेट निजी कंपनी, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। और अगर बहुत सारे लोग उसके हिस्सेदार हैं, बहुत सारे उससे मालिक हैं, फिर वो पब्लिक लिमिटेड है। राइट बच्चों? अच्छा जी, तो अब बात आ गई क्या जी, कि एज अ लीगल एंटिटी कॉर्पोरेशन हैज मेनी ऑफ द राइट्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ अ पर्सन। उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारी हैं, ठीक है। वो क्या कर सकती है? राइट टू रिसीव, क्या जी बताओ? कोई चीज रिसीव कर सकती है, पैसा रिसीव कर सकती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है जी। किसी मुआहदा कर सकती है। ये बातें मैंने सारी आपके साथ पहले की हैं, कि मुआहदा कर सकती है, कोई जमीन खरीद सकती है। लेकिन अगर बच्चों इसके चंद एक ओनर हों, ठीक है जी, ओनर ऑफ अ कंपनी परचेज शेयर्स ऑफ स्टॉक, ठीक है जी, और बहुत सारी स्मॉल कंपनी के स्टॉक जो हैं वो किसके पास हैं? क्या बच्चों ये गल है? स्मॉल ग्रुप। तो फिर ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर इसके मालिकान बहुत ज्यादा हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगी? पब्लिक लिमिटेड का, ठीक है। लेकिन क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगी? नहीं, अगर वो चाहे और उसका साइज इतना एक्सटेंड हो सकता हो, तो वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती है आईपीओ के तहत। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अपने शेयर जो 7 बंदों के पास थे, वो कहते हैं कि हमारे इन शेयर्स को आम लोग खरीद लें। जब वो आम लोग खरीद लेंगे तो क्या होगा? वो पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी। ऐसा शेजान फूड ने किया कि पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, फिर उन्होंने शेयर्स बेच के अपने आप को पब्लिक लिमिटेड बना दिया। सो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज ऑब्टेन एडिशनल फंड बाय इशूइंग न्यू कॉमन स्टॉक। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो शेयर्स बेच के पैसा हासिल कर लेती। वो शेयर्स का होता है? कागज का टुकड़ा। लो जी, 500 शेयर तुमने खरीद लिए, 500 उसने खरीद ली। अब 100 रुपए का एक शेयर हुआ, तो कितने पैसे लगे 500 शेयर खरीदने में? 50,000। 50,000 दे के हम उसके शेयर होल्डर बने। राइट जी, माइनर शेयर होल्डर है हम। यानी अगर पीआईए के शेयर होल्डर आप बने, तो शायद पूरे बोइंग के त्यारे में आपके 2 नट भी ना हो, एक रिपीटी हो। है जी, लेकिन मालिक तो है आप उसके, ठीक है जी। तो ये पब्लिकली हेल्ड कंपनीज ऑब्टेन करती हैं फंड्स कहाँ से? कॉमन स्टॉक से। और इन्हीं के शेयर्स बाद में रोजाना बिकते रहते हैं, कोई बेचता है, कोई खरीदता रहता है। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट। राइट बच्चों? लेकिन मसला ये है कि इन कंपनीज का स्ट्रक्चर बड़ा टेक्निकल होता है। कैसे? देखिए, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के हैं, मालिक हैं। सारा शेयर उनके पास है, सारा स्टॉक उनके पास है, लेकिन उनके कुछ क्या है? राइट्स हैं। उनके राइट्स में सबसे बड़ा राइट ये है कि वो मालिक हैं, और वो चाहें तो इन शेयर्स को सेल कर सकते हैं और आगे ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिस टाइम वो चाहें। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में जाके। अच्छा, लेकिन उन्हें एक मीटिंग में भी बुलाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एनुअल मीटिंग। ठीक है, उस एनुअल मीटिंग में क्या होता है? इलेक्ट होते हैं क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वैसे हर साल मीटिंग होती है, और लेकिन 3 साल बाद इलेक्शन भी। वो इलेक्शन कैसे होंगे? समझ लीजिए कि ये 5 लड़कियां इधर से इलेक्शन पे खड़ी होंगी कि जी नेस्ले को हम चलाएंगे। इधर से ये 5 लड़के खड़े हुए, नेस्ले को हम चलाएंगे। जिनको वोट ज्यादा मिल गए वो चलाएंगे, ठीक है जी। और वोट डालने वाला ये देखेगा कि पहले मैनेजर रहा है, फिर ये जनरल मैनेजर बना है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो किस ग्रुप के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके वो समझते हैं ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उसके हक में क्या करेंगे? वोट देंगे। राइट बच्चों? उस वोट से वो इलेक्ट हो जाएगा, और उनको क्या कहा जाएगा? जो इलेक्ट हो जाएगा ग्रुप, उसको क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कंपनी चलाएंगे। राइट बच्चों? जी जी, कोई सवाल है बच्चों? अच्छा, तो ये जो ये जो शेयर होल्डर है, इनको हम स्टॉक होल्डर भी कहते हैं ना। स्टॉक है ना, स्टॉक शेयर होता है।
तो ये इलेक्ट करेंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो फिर कंपनी की मैनेजमेंट को संभालेंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल बाद फिर री इलेक्शन होगा, अगर वो अच्छे होंगे उन्हीं को वोट मिल जाएगा, नहीं अच्छे होंगे तो दूसरों को मिल जाएगा। इस तरह मेजर कॉर्पोरेट गोल्स, पॉलिसीज और उसके सारे फैसले जो हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। डायरेक्टर स्मॉल कंपनी में ज्यादातर कितने होते हैं? 3। बड़ी कंपनी में कितने होते हैं बच्चों? 10 से 15 डायरेक्टर होते हैं बड़ी कंपनी में, क्योंकि शोबे ज्यादा बन जाते हैं ना फिर। तो लार्ज कंपनीज जो हैं वो टिपिकली बोथ डायरेक्टर रखती हैं, एक एग्जेक्टिव और एक आउटसाइड डायरेक्टर होते हैं, जिसे कहते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने 5 डायरेक्टर ये वाले इलेक्ट कर लिए ना। लेकिन जब ये बड़ी कंपनी का काम चलाने लगे तो इन्हें फील हुआ कि जब हम बहस करते हैं ना तो लीगल मामलात पे कोई बात ही नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मसला आ जाए तो सारे चुप कर जाते हैं। इसका मतलब है हमारे फैसलों में ये वाली राय की कमी है। तो ये क्या करेंगे, एक आईटी कंसल्टेंट को कहेंगे कि यार तुम्हारी स्टडी कर ले और हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, एजीएम नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो वीकली या मंथली मीटिंग होती है उसमें तू आया कर। वो क्या करेगा? आने के क्या लेगा? पैसे लेगा, लेकिन आके अपनी राय देगा। चूंकि वो उसे शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट नहीं किया, लिहाजा वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, कंसल्टेंट। क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। ठीक है, और आने की अपनी फीस और टीएडीए लेगा। फायदा क्या होगा? कि फैसलों में नॉलेज ज्यादा आएगा और अच्छे फैसले हो सकेंगे। राइट बच्चों? अच्छा, अब यह है कि एग्जेक्टिव्स ऑफर्स कॉरपोरेशन ए टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक सीईओ होता है और एक सीएफओ होता है। यानी इन 5 बंदों में इंपॉर्टेंट बंदे कितने? 3 कम से कम। ठीक है, बल्कि 4। इन 5 बंदों में 4 बंदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बंदा जो इनमें से सबसे बुजुर्ग होगा उसको हम बना देंगे क्या? प्रेसिडेंट। और एक जरा उससे सोबर लगेगा और जरा यंग होगा उसको बना देंगे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जो बिजनेस साइंस ज्यादा अच्छी जानता होगा, बिजनेस साइंस, जरा एक्टिव आदमी, उसको क्या बना देंगे? और सीईओ। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गया तो क्या बना देंगे? सीएफओ बना देंगे इसमें। इस तरह ये 4 बंदे बड़े होंगे। कौन कौन से? एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ और सीओ। ये मेन 4 बंदे मिलकर कंपनी चलाते हैं। चेयरमैन का तो काम ये है कि हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में वो जो यू शेप टेबल नहीं होती, उसमें सबसे बड़ी चेयर उसकी होती है। तहम्मुल वाला आदमी बहस करवाता है, बात करवाता है, पॉइंट को टेकअप करवाता है और आखिर में फैसलों को अनाउंस करता है कि ये फैसले ये हम। सही बच्चों? यहीं बैठ के ये कंपनी का विजन लिखता है, मिशन लिखता है, गोल्स लिखे जाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं उर्दू में? हिकमत अमली और कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये सब ये डिसाइड करते हैं वहां बैठ के। समझ आ रही बच्चों? अब आप कहेंगे सर इस कंपनी के फायदे क्या हैं? देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बड़े पैमाने की कंपनी है, तो इसको क्या मिलेंगी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, बड़े पैमाने पे जब भी कारोबार मिलता है ना, या बड़े पैमाने के कारोबार में हमेशा क्या मिलता है बच्चों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कैसे? देखिए, अगर हम बनाते हैं साल की 10,000 गाड़ियां तो महंगी बनेगी। अब इंडिया में गाड़ी सस्ती बनती है क्योंकि वो साल की एक एक गाड़ी 1.25 लाख, 2-2 लाख, 3-3, 10-10 लाख गाड़ियां बनाते हैं एक ही तरह। अब अगर हम 10,000 गाड़ियां बनाएंगे तो चादर कैंची से काटेंगे, इम्पोजिंग थोड़ी से करेंगे शायद। लेकिन अगर हम गाड़ियां लाखों में बनाएंगे तो रोबोट आएंगे, बल्कि हम तो स्क्रैप एक जगह मेल्ट करेंगे, स्क्रैप से क्या बनेगी? चादर। और चादर की कटिंग होगी और रोबोट ही उसको, अगर हैमर चलाएंगे रोबोट ही उसको पेंट करेंगे और मिनटों में गाड़ी चेन पे बन बन के आती रहेगी। तो बड़े पैमाने में हमेशा क्या मिलती है? सबसे आसान तरीका है
आपने 3 सूट लेने हैं, कपड़ा लेने जाओगे महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप गारमेंट का कारोबार करते हैं और आपको 1 लाख सूट बनाने हैं तो कपड़ा क्या मिलेगा? हो सकता है आप मिली अपनी लगा लें, मशीन ही कपड़े की अपनी लगा लें। सही है जी, बात समझ आती है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या मिलेगी बच्चों, मालिकान को अगर कारोबार का नुकसान हुआ तो नुकसान किसका होगा? कंपनी का। यहाँ हमारा कौन सा पैसा डूबेगा? जो शेयर्स में लगा है, हमारे घर बार का कोई हिस्सा नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ईज ऑफ ट्रांसफरिंग। भाई तुम्हें लेदर का कारोबार नहीं पसंद तो लेदर के शेयर बेच दो। सीमेंट का पसंद है उसके खरीद लो। सीमेंट का भी नहीं पसंद, पावर सेक्टर पसंद है, सीमेंट के शेयर खरीद बेचो और पावर के खरीद लो। तो जब चाहो इसको बेच दो। और इसकी लाइफ क्या है? नहीं, अनलिमिटेड ड्यूरेबल लिखते हैं हमारे यहाँ, हमारे इस्लाम में अनलिमिटेड लाइफ सिर्फ अल्लाह की। ठीक है, कंपनी की लाइफ क्या है? ड्यूरेबल। अनलिमिटेड क्यों है अल्लाह की लाइफ, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। वे सीधी बात है, क्यामत वाले दिन सुजुकी होगी, टोयोटा होगी? नहीं। दुनिया खत्म होगी तो टोयोटा और सुजुकी भी खत्म हो जाएगी, ये बड़े बड़े नाम भी मिट जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। अनलिमिटेड लाइफ सिर्फ किसकी है? अल्लाह की। हाँ, ये कह सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि 1886 में बना कोक और आज तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। कोक बोतल, बोतल 1886 बच्चे, 1886 में यार। 1891 में तो पेप्सी भी बन गई थी। 1891 में तो पेप्सी भी बन गई थी। तो इसकी लाइफ बड़ी लंबी है। शेयर होल्डर मर जाएगा, उसके बच्चों को उसके शेयर मिल जाएंगे। कोई शेयर होल्डर बेच जाएगा, आगे चले जाएंगे, डायरेक्टर मर जाएगा, उसके दूसरा डायरेक्टर आ जाएगा, काम चलता रहेगा। टैक्स डिडक्शन क्या होता है बच्चों? इसमें मसला ये है कि आप जितने एक्सपेंसेस करेंगे ना, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, उस पे क्या होगा? आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। और हुकूमत को एक अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा होगा। क्या हाल है बच्चों? और उसके बाद अब एबिलिटी टू फाइनेंस। जब कंपनी तरक्की करती है, एक गाड़ी कामयाबी से बनाती है, बेचती है, तो सुजुकी कल के हमने एक और प्लांट लगाना है ट्रक बनाने के लिए, लोग शेयर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? क्योंकि पहला काम अच्छा हुआ, वो कहेंगे यार अगला भी अच्छा ही करेंगे ये लोग, शुरू से काम क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। राइट बच्चों? डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें बच्चों? डबल टैक्स पड़ेगा। डबल टैक्स क्यों पड़ेगा बताओ? कंपनी का और कंपनी को भी पहले कंपनी जब अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालेगी तो कंपनी मुनाफे पे टैक्स देगी, और जब आपका डिविडेंड आपको देने लगे तो हुकूमत आपके नाम पे मुनाफा आएगा उस पर भी टैक्स लेगी। दोबारा रिपीट करते हैं। कंपनी ने अपना मुनाफा कैलकुलेट किया तो कंपनी का टैक्स देना पड़ेगा ना उसके मुनाफे पे। और जब उसका डिविडेंड निकाला, तकसीम किया मुनाफा, तो हुकूमत कहेगी नहीं नहीं, अब ये बंदे के नाम आ गया, अब बंदे के नाम से अलग टैक्स। तो कंपनी का भी टैक्स और बंदे का भी टैक्स, नो प्रॉब्लम बच्चों। जी, जी, शेयर होल्डर का डिविडेंड लिखा आता है, वो कहता है इतना टैक्स आपका काट के आपके सीएनआईसी पे जमा करा दी। वो आपके पास बाद में आएगा चेक, टैक्स पहले ही कट जाएगा। अच्छा बच्चों, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ। शुरू में इसकी रजिस्ट्रेशन का बकायदा एक तरीका है और उसके लिए बकायदा चार्टर लिखना, और इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर कंपनी का एक, जैसे जैसे आपका यहाँ इंटरनल मुल्क के लाज है, ऐसे कंपनी भी एक मुल्क ही है छोटा सा। लिहाजा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चार्टर होता है, बड़ा कुछ होता है। सही बच्चों? इंक्रीज गवर्नमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट क्या बच्चों? रिस्ट्रिक्शन। क्या मतलब? गवर्नमेंट ने इस पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। बाकी कारोबार पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, इस पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। मिसाल के तौर पे कंपनी को पहले आके कहाँ जमा कराओ? सिक्योरिटी, ठीक है, एक्सचेंज कमीशन ऑफ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ, एससीसीपी, एलएलपी भी यही रजिस्टर्ड होती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यही रजिस्टर्ड होती है, और पब्लिक लिमिटेड भी यही रजिस्टर्ड होती है। तो इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। रजिस्टर्ड कराने के बाद हर साल इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है उसे माना नहीं जाता। उसके लिए दोबारा फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है,
जो अलग से अपनी फर्म चलाता है, वो रजिस्टर्ड फर्म होती है, उससे इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट कराना पड़ता है। इसका आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज का क्या करना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर काफी सारी क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। नो प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों, ये जो टेबल है ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं। उसकी वजह क्या है, टेबल होता है किसी कंपैरिजन के लिए, इसमें तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। क्या हाल है बच्चों, इसमें तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो इससे बेकार टेबल जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। कंपनी हमेशा नहीं हाँ जी, कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड होगी या पब्लिक लिमिटेड, तभी तो वो कंपनी है। जी सर, बिल्कुल। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के फिक्स होते हैं या इनको बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, SCCP को पता होता है जितने उसने कहे उतने ही बेचेंगे, आप ज्यादा नहीं बेच सकते। बढ़ा देंगे तो फिर उनकी प्राइस कम हो जाएगी, एक दूसरे प्राइस कम हो हाँ, बढ़ सकते, बढ़ाएंगे तो गिर सकती है कीमत। सप्लाई किसी चीज की भी ज्यादा करेंगे, कीमत गिरेगी। सर, अगर लॉस हो जाता है तो फिर शेयर होल्डर लॉस भी पे करेगा? यार यही तो कहा है, लॉस नहीं पे करेगा, नुकसान वही होगा जो उसने उसके अंदर लगाया है। यही तो कह रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, पे नहीं करेगा। पे नहीं करेगा। हाँ जी। अच्छा, अभी इसके ऊपर ना सिर्फ इतनी बात समझ लो आप, अभी सिर्फ इतनी बात समझ लो। मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ, मैं किसी कंपनी का, नई कंपनी है, लेट से एक नई कंपनी है, उसका नाम है सुपीरियर वाटर प्रोडक्शंस। ठीक है, ये कंपनी का नाम है सुपीरियर वाटर प्रोडक्शंस लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए। ठीक है जी। अब ये कंपनी मुनाफे में जा रही है, बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रही है। तो अब मेरे से कोई शेयर्स खरीदेगा, यार मुझे बेच दो, तो मैं उतने में बेचूंगा, क्या करूंगा, ज्यादा पैसे मांगूंगा ना, मुझे मुनाफा आ रहा है यार, मुझे है मेरी तो, क्या ख्याल है। लेकिन अगर ये लॉस में जाना शुरू कर, अब मैं कहता हूँ मैं बेचता हूँ, तो अब क्या बिकेंगे, कम प्राइस में। कम पैसे में बिकेंगे। अभी आप यही समझो, सही है, क्योंकि अच्छा, और जब लॉस में जाएगी, डिविडेंड भी नहीं मिल रहा मुझे, पिछले 6 महीने साल से डिविडेंड भी नहीं आया, जो कंपनी लॉस में, तो अब उसका शेयर गिर गया। बात समझ आती है ये चीज। अच्छा जी। जी बच्चे, बच्चे यहाँ सवाल लिख दो, यहाँ पे सवाल लिख दो। अच्छा भाई, आसान, मुझे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्लीज सर रिप्लाई कर दिया करें। नहीं बेटा, आपके मैं तो हर सवाल को रिप्लाई करता हूँ। नहीं बेटा, CFO जो है वो तो मुलाजिम है ना कंपनी का, तो वो अपनी तरफ से तो अच्छी की कोशिश करता है, लेकिन अगर नुकसान हो जाता है तो उसका वो जिम्मेदार नहीं है। जैसे आप किसी जगह मैनेजर बन जाओ और वो कंपनी लॉस में चली जाए, तो आपसे थोड़ी कंपनी लेगी, आप तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक होगी बात। और कोई चीज बोलो, है भाई। नहीं है, मैंने तो बताया ना कि CFO पैसा डुबोए, बेटा डुबोएगा क्यों, अल्लाह ना करे, कैसे डुबोएगा, धोबी है। कमाल है यार, CFO काम करेगा, मेहनत करेगा तो अल्लाह उसका बाजू पकड़ेगा। तुम ऐसी मनूज बातें क्यों कर सोचते हो, ऐसे नहीं बात करते। अल्लाह खैर करे, एक चार्टेड अकाउंटेंट है, CA उसने किया, इतनी मेहनत की, इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो आप उसको गोरकन के बराबर लेके जा रहे हो। क्यों पैसा डुबोएगा मेरा बेटा, वो तो मेहनती बच्चा है, इसलिए वो अपनी पूरी मेहनत करेगा। अच्छा बेटो, चो 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 चो। अच्छा यार, 1 मिनट ठहर दो ना, आप देखो पेपर कहते हो हमने दे देना 1.5 महीने बाद, और टाइम कहते हो यार फौरन हो गया है। अब टाइम हो गया, मैं ऐसा करता हूँ घोले पानी में दे देता हूँ, घर जाके पी लेना। भाई पढ़ोगे तो काम आएगा ना, अब बगैर पढ़े तो नहीं आ सकता। CFO इन्वेस्टमेंट करता है क्या कंपनी में, ये उसको कोई शेयर देती, हाँ कंपनी। CFO बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, CFO तो तनख्वाह लेता है अपने काम की, मुलाजिम है वो तो, मुलाजिम है। कंपनी की स्वाबदीद है, कंपनी उसको तनख्वाह देती है, वो तो लाजिम देगी। अगर लेकिन इनाम में कोई शेयर भी देने चाहे तो दे सकती है, और इनाम में शेयर्स दिए भी जाते हैं कि यार ये पुराना एम्प्लॉय है, तो इसको डबल फायदा हो, शेयर की कीमत बढ़ेगी, ये मेहनत और ज्यादा करेगा, मेहनत करेगा, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी और शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। आपने उसको पार्टनर भी बना लिया, एम्प्लॉय भी है, तो ये आपकी मर्जी है, ये कंपनी की पॉलिसी डिपेंड करती है, लेकिन वो मुलाजिम है, तनख्वाहदार है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था
एक बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बिजनेस है पार्टनरशिप, और एक बिजनेस कौन सा बच्चों? कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है बच्चों? कॉरपोरेशन। ठीक है जी। तो ये तीन बिजनेस हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस टेबल को सही करते हैं। इस टेबल में सबसे पहला इशू क्या है? इज द कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा जी, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें बच्चों, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इसकी भी लो है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन यानी बनाने की लागत, इसकी भी लो है, और इसकी क्या है? हाई है। ठीक हो गया बच्चों? अब ये कंपेयर हो गया ना। वो तो इधर कोई और बात लिख रहा है, उधर कोई और बात लिख रहा है। जैसे ये देखो, यहाँ क्या लिख रहा है? इसकी लो कास्ट है फॉर्मेशन की। यहाँ क्या लिख रहा है? फॉर्मेशन इज रिलेटिवली लो ऑर्गेनाइजेशन कास्ट। और यहाँ क्या लिख रहा है? लिमिटेड लाइबिलिटी। ये और चीज है, ये लाइबिलिटी और चीज है। क्या हाल है बच्चों? अब मैं लाइबिलिटी भी इसमें डाल देता हूँ। लाइबिलिटी, देखो बच्चों, लाइबिलिटी है अगर नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप में भी क्या होगी? क्योंकि हम तो जनरल ही लेंगे ना, तीनों तो नहीं ले सकते, अनलिमिटेड। और कंपनी में लाइबिलिटी क्या होगी? ये मजा आया ना टेबल का? अब टेबल के मीनिंग आने शुरू हो गए। तो कास्ट ऑफ फॉर्मेशन इसकी लो है, उसकी भी लो है, उसकी कॉर्पोरेशन की हाई है। और लाइबिलिटी क्या है बच्चों? कॉर्पोरेशन की लिमिटेड और बाकी दोनों की अनलिमिटेड। सही है जी। और इंफॉर्मेशन पकड़ के लाते हैं वहां से। और क्या है? सिक्रेसी। अच्छा भाई, सिक्रेसी क्या होती है बच्चों? सिक्रेसी, इसमें बच्चों सिक्रेसी जो है होती है, इसमें भी सिक्रेसी होती है। इसमें आपको हर चीज पब्लिक करनी पड़ती है। इसमें हर चीज पब्लिक। सिक्रेसी मतलब यह है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप की किसी को देनी जरूरी है? नहीं, वो आपका जाती मसला है। सिर्फ टैक्स अथॉरिटी को आप देंगे, वो भी आपकी मर्जी है। पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स तक हैं, क्या कमा रहे हैं क्या खा रहे हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कॉरपोरेशन में क्या होगा? आपको ये पब्लिक करनी पड़ेगी या पब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या करनी पड़ेगी? पब्लिश करनी पड़ेगी, सबको बतानी पड़ेगी। बकायदा मैनुअल छपेगी, मैनुअल छप के तमाम शेयर होल्डर के घरों में जाएगी। इस साल हमने ये कमाया और ये खाया। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट बाय ऑनर। ये क्या होगा? अनलिमिटेड लाइफ एंड दिस इज कंबाइंड नॉलेज। ये अजीब ही बात है जी। एक तरफ लाइफ की बात कर लेते हैं, इसकी लाइफ लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है? इसकी भी लाइफ लिमिटेड है, और इसकी लाइफ क्या है बच्चों? ड्यूरेबल है। राइट बच्चों, लाइफ स्पैन की बात थी। अच्छा, आगे कहता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू डायरेक्ट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट बाय सॉल्वली बाय ऑनर। तो बच्चों, इसका प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ ओनर का होता है। इसका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके दरमियान? पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है बच्चों, और इसका जो है वो डिविडेंड के तौर पे सब में तकसीम किया जाता है। ठीक है बच्चों, डिविडेंड के तौर पे सब में तकसीम किया जाता है। सही होगा बच्चों? अच्छा, जहां तक लॉज की बात है और रेगुलेशन की बात है, ये फ्लेक्सिबल है, इस पे लॉज इतने खास नहीं लगते। ये रिलेटिवली ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल है, इस पे लॉ नहीं लगते। लेकिन कॉरपोरेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लगाए जाते हैं। ठीक होगा बच्चों? क्या लगाए जाते हैं? स्ट्रिक्ट लॉज लगाए जाते हैं। फर्क समझ आ रहा है जी? अच्छा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है बच्चों? पैसा कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे ये सारे सोर्सेज एक इंडिविजुअल के होते हैं जो एंटरप्रेन्योर होता है, और यहाँ पे सोर्सेज कौन लेके आते हैं? पार्टनर्स। और यहाँ पे पैसा किसका होता है?
पब्लिक या शेयर होल्डर। ठीक होगा बच्चों, ये आ गया ये वाला। सही है जी। और क्या लिखा हुआ है? ये कहता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन लोअर टैक्सेशन। अच्छा बच्चों, टैक्स की बात करें बच्चों, इसका टैक्स बड़ा कम होता है, इसका टैक्स भी कम होता है, और इस पर डबल टैक्स पड़ता है। डबल टैक्स कैसे पड़ता है बच्चों? कंपनी को अलग टैक्स देना पड़ता है, शेयर होल्डर को अलग टैक्स देना पड़ता है। तो मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मिक्स कर दिए हैं। बुरी बात तो नहीं कोई? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द ऑल बिजनेस। अच्छा, डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड, लिमिटेड स्किल्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये लाइफ आ गई ना। अच्छा, तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। अच्छा, तो स्किल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। स्किल्स, बच्चों इसमें स्किल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं, और इसमें रिलेटिवली लिमिटेड होती हैं। क्या मतलब? पार्टनर्स तक ही है ना। और इसमें स्किल्स जो होती हैं मल्टी स्किल्ड हो जाते हैं आप। क्यों? ठीक है, जितने चाहे डायरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं। सही डाइवर्सिटी होती है। क्या होती है बच्चों? डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज। डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की डाइवर्सिटी होती है इसके अंदर। सही। ठीक है, क्या हाल है बच्चों? जो जितने डायरेक्टर चाहे आप ला सकते हैं। एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज, सोल प्रोप्राइटरशिप में एम्प्लॉयज बहुत लेस दस्तयाब होते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, छोटी कंपनी में बहुत कम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काफी ज्यादा टैलेंट, क्या होता है, टैलेंट मिल जाता है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको पार्टनरशिप में भी कम ही वर्कर मिलते हैं, काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं छोटी कंपनी में बड़ा वर्कर क्यों काम कर रहा है, ज्यादा स्किल्ड आदमी काम नहीं करता। राइट बच्चों? अच्छा, और कौन कौन सी बातें? ये तो गवर्नमेंट रेगुलेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, सिक्रेसी, टैक्सेशन, गवर्नमेंट। हाँ, ये सारे हो गए बच्चों, ये सारे हो गए हैं और एक टेबल में हो गए हैं। अब आप पढ़ेंगे तो आपको बातें सारी समझ आ जाएंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। राइट बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों क्या करेंगे? लॉज रेगुलेशन इनको जरा पढ़ के तो कल इसको क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। लेकिन आप शायद इसको देख के आपको लगेगा यार ये तो बड़ा छोटा सा कोर्स है, एक चैप्टर तो हमने कर भी लिया है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं, ऐसा है कि ये हमने जानबूझ के एक ऐसा चैप्टर लिया था जो स्मॉल इन साइज और शॉर्ट सा चैप्टर था। आगे चल के बड़े चैप्टर भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो जो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हमने तो हर सूरत क्या करना है, हर सूरत हमने मार्च में पेपर देना है, तो वो कुछ काम